हाय, मेरा नाम करण है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ लिनक्स के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊँगा लिनक्स और मैं इतना सिखा दूँगा कि आगे अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाते हैं, अगर आप डेवऑप्स सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लिनक्स की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ आपकी जो एप्लीकेशन होती है, वो जब क्लाउड पे डिप्लॉय होती है, तो उसकी काफ़ी डिपेंडेंसीज़ होती हैं और डिपेंडेंसीज़ के साथ-साथ काफ़ी सर्विसेज़ आप कॉन्फ़िगर करते हो क्लाउड पे और वो जितनी भी सर्विसेज़ और डिपेंडेंसीज़ आप कॉन्फ़िगर करते हो, वो सब आप विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल करते हो, जो कि लिनक्स बेस्ड टर्मिनल होता है। उसी के साथ-साथ अगर आप हैकिंग सीखते हैं, तो हैकिंग में भी आपको टर्मिनल यूज़ करना पड़ता है, लिनक्स टर्मिनल। काफ़ी पैकेजेज़ डाउनलोड करते हो, काफ़ी चीज़ें करते हो आप। नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है और वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। उसी के साथ-साथ आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे कॉम्पटिया का नेटवर्क प्लस आता है, सिक्योरिटी प्लस है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस है ये। उसी के साथ-साथ सिस्को का सीसीएन है, सीआईएसएसपी है। तो ये जब आप कोर्स करते हो, तो इन इन कोर्सेज़ में वो आपको कांसेप्ट्स पढ़ाना, प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करा देते हैं। कोई ज़्यादा अच्छे से लिनक्स नहीं पढ़ाता है। तो उससे प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आती है लिनक्स पे टर्मिनल्स पे कमांड क्या लिखी जा रही है, क्या है। तो ये सारी कमांड्स मैं आज कवर करूँगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मतलब आप फ़ैमिलियर हो जाओगे लिनक्स से और आप जब भी इनमें से किसी फ़ील्ड में आगे जाओगे, तो आपको लिनक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्चुअली मैं काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। लिनक्स के काफ़ी डिस्ट्रो आते हैं। काफ़ी डिस्ट्रो से कहने का मतलब ये है कि कर्नेल सेम होता है, बेस सेम होता है। बेस के ऊपर जस्ट अपने हिसाब से फंक्शनैलिटीज़ ऐड करी हैं ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ ने और कई ऑर्गनाइज़ेशंस ने और अपने-अपने नाम से एक डिस्ट्रो निकाल दी है। हालाँकि सेम होते हैं सब, सबके कंसेप्ट सेम है। आप जो इसमें सीखोगे वो आप हर लिनक्स में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आपने नाम सुने होंगे, फेडोरा सुना है, सेंटोस सुना होगा, उबंटू सुना होगा और उबंटू के अलावा आरएचएल सुना होगा, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स काफ़ी पॉपुलर है ये, जिसे कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए। एंड काली लिनक्स हैकिंग के लिए यूज़ होता है एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं अपने लिनक्स टर्मिनल में हूँ, सॉरी काली लिनक्स में हूँ और यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, सब हैकिंग के लिए यूज़ होती हैं सब एप्लीकेशंस और इन सबको सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कब कहाँ कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करें जिससे हमें एकदम राइट रिजल्ट मिले। अभी हम टर्मिनल सीखने आए। तो ये जो है ये टर्मिनल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टर्मिनल होता क्या है, राइट? तो ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल असल में वो चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिससे आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, विंडोज़ में पावर शेल होता है, उसी तरीके से टर्मिनल होता है और इसी टर्मिनल को हम क्लाउड पे कंसोल कहते हैं, ठीक है? वैसे इसको कंसोल कहो, कमांड प्रॉम्प्ट कहो, टर्मिनल कहो, बात एक ही है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखो कंट्रोल प्लस प्लस से आप ज़ूम इन कर सकते हो, कंट्रोल माइनस माइनस से आप ज़ूम आउट कर सकते हो। ये सेटिंग्स हैं, शॉर्टकट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो, प्रेफ़रेंसेस, शॉर्टकट्स, ठीक है? बाकी अभी हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या है? तो ये जो काली लिनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मैंने नाम रखा है काली। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक मैंने यूज़र क्रिएट करा है मिस्टर केसीआर 707, तो वो यहाँ पे लिख के आया है। आप अपने नाम से कुछ ऐड करेंगे यूज़र तो वो यहाँ पे लिख के आएगा। आप यूज़र्स ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है? और एक स्पेशल तरीके का यूज़र होता है जिसे हम कहते हैं रूट यूज़र, जिसके पास परमिशन ज़्यादा होती हैं इन यूज़र्स से जो आप क्रिएट करते हो। तो रूट यूज़र्स के पास सबसे ज़्यादा परमिशन होती है, राइट? परमिशन से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वो सर्विसेज यूज़ कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिन सर्विसेज को यूज़ करने की परमिशन इन इन यूज़र्स के पास नहीं होती जो आप क्रिएट करते हो, रूट यूज़र के पास होती है। आगे हम देखेंगे ये सब चीज़ें। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फ़ोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उनको मूव कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं, एम्प्टी फ़ोल्डर्स को कैसे डिलीट करते हैं, नॉन एम्प्टी फ़ोल्डर्स को कैसे डिलीट करते हैं, ज़िप फाइल कैसे बनाते हैं, उसे अनज़िप कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद 1 सेकंड। हुँ, मैं यहाँ पे क्लियर कमांड दबा दे रहा हूँ। क्लियर से क्या होता है कि जो भी आपका कंसोल में लिखा होता है ना, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब मैं एक डायरेक्टरी ओपन करूँगा। डायरेक्टरी असल में हम फ़ोल्डर को ही रेफ़र करते हैं, जो हम कंप्यूटर में कहते नहीं है अपना विंडोज़ में फ़ोल्डर, वही उसी फ़ोल्डर को हम डायरेक्टरी कहते हैं लिनक्स में, ठीक है? और ये है आपका रेडी हो गया। अब अपन लोग क्या करेंगे देखिए ये जो डायरेक्टरी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यही डायरेक्टरी टर्मिनल में खुली हुई है, ठीक है?
ये सेम चीज़ टर्मिनल में है। ये कैसे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें पीडब्ल्यूडी कमांड के बारे में पता होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कमांड क्या होती है? पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी दबा दबा रहा हूँ। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मुझे नहीं पता कि वर्क होता है या वर्किंग होती है, ठीक है। मे बी प्रिंट वर्क डायरेक्टरी होता है, मे बी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्टरी में आप अभी काम कर रहे हैं करेंटली। करेंटली मैं किस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, जो कि है ये होम। होम के अंदर मिस्टर केसीआर 707 इसमें। तो आप ये देखिए, यही डायरेक्टरी है जो यहाँ पे खुली है। कैसे, देखो मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियर कमांड दबा के मैं कंसोल क्लियर कर रहा हूँ, एल और एल दबा के देखो। एल कमांड का मतलब होता है लिस्ट कमांड। ये क्या करता है, जो आपकी करंट डायरेक्टरी है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसके अंदर जितनी भी फोल्डर्स फाइल्स होती हैं वो सब आपको लिस्ट करके दे देता है। ये देखिए, ये इसने लिस्ट करके दे दी। तो यहाँ पे देखिए, डेस्कटॉप डेस्कटॉप, डाउनलोड्स डाउनलोड्स, और डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये सेम है। यहाँ पे फाइल्स पिक्चर्स है, यहाँ पे पिक्चर्स, तो मतलब हम दोनों सेम ही डायरेक्टरी में यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये जीयूआई में शो हो रही है, ये यहाँ पे आपको सीएलआई में शो हो रही है। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे एक कमांड यूज़ करूँगा, जो कि होगी mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब मेक फोल्डर। विंडोज़ में आप कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करते थे? विंडोज़ में हम कुछ नहीं, राइट क्लिक दबा के न्यू पे जाके फ़ोल्डर, और फ़ोल्डर का नाम लिख के आपका फ़ोल्डर बन जाता था, राइट? इसमें आप mkdir यूज़ करेंगे और उसके बाद फ़ोल्डर का नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे पावर नाम का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है? मैं क्लिक एंटर दबा दिया, तो यहाँ पे देखो पावर नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, डबल क्लिक करके, देखो फ़ोल्डर एम्प्टी है, ठीक है? अब टर्मिनल से कैसे मैं उसमें स्विच करूँगा? फ़ोल्डर के अंदर कैसे जाऊँगा? तो सीडी दबाऊँगा। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा। तो ये देखो, मैं आ गया पावर फ़ोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा, क्लियर से। अब मैं यहाँ पे एलएस दबाऊँगा, लिस्ट करूँगा इसके अंदर कौन-कौन सी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज़ हैं। मैंने एलएस दबाया, कुछ नहीं आया, खाली आया यहाँ पे देखो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं, फ़ोल्डर एम्प्टी है, राइट? अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसे। अब क्या करूँगा मैं, कि फाइल्स क्रिएट करूँगा। अब फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं? तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, टच कमांड। तो यहाँ पे मैं टच, और मैं यहाँ पे फाइल्स लिखूँगा। फाइल कौन सी? मैं फाइल 1, ऐसे करके टोटल टोटल 5 फाइल्स क्रिएट करूँगा। तो एक बात देखो, मैं बताता हूँ, देखो। ये जैसे फाइल 1 है, फाइल 1 के बाद ये मेरे को थोड़ा फेडिंग फेडिंग में दिख रहा है। ये फेड हो रहा है यहाँ पे। फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। ये असल में पता है क्या है? देखिए, मैंने पहले यूज़ करी थी कमांड। तो जब मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ ना कमांड, तो ये मेरे को रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप शायद वो यूज़ करना चाहते हो, जिससे मेरा जो लिखने का टाइम है वो बच जाए। तो ये मेरे को रिकमेंडेशन देता है मेरी हिस्ट्री कमांड्स को देख के। तो मैं हिस्ट्री में ये कमांड यूज़ करी थी। तो मैं 5 फाइल्स फिर से क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नहीं इंडिविजुअली फाइल 2, फाइल 3। मैं सिंपल क्या है कि जो राइट एरो की होती है ना, उसे दबा दूँगा, ठीक है? तो सारी की सारा आ जाएगा लिख के। अब मैं एंटर दबाऊँगा, तो ये देखो 5 फाइल्स क्रिएट हो गई यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे बन गई हमारी फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। तो ये फाइल, ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड करा है, तो सारी की सारी फाइल्स एम्प्टी हैं, ठीक है? किसी भी फाइल को खोल लोगे, एम्प्टी है। तो फाइल 1 में खोलता हूँ, तो यहाँ पे खुल गई, और यहाँ पे ये एकदम एम्प्टी है, राइट? अब मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन हम ये काम टर्मिनल से करना चाहते हैं। अब टर्मिनल से कैसे करेंगे? हाँ, क्लोज विदाउट सेविंग। तो कैसे करेंगे टर्मिनल से? तो टर्मिनल से हम ऐसे कर सकते हैं, एको कमांड यूज़ करते हैं हम, एको। और मैं इसके अंदर लिखूँगा, ठीक है? अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, आई एम करण, एंड आई लव ईटिंग एंड sleeping, although I do not like to go college and study, मतलब रियलिटी में। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ग्रेटर देन साइन यूज़ करूँगा, और ग्रेटर देन साइन यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखूँगा, जिस फाइल के अंदर मेरे को ये जो मैंने लिखा है वो ऐड करना है, राइट करना है। तो मैं अगेन मैं ऐसे कोई और फाइल ले लेता हूँ, फाइल 2 ले लेता हूँ, और एक सेकेंड, फाइल 2 ले लेता हूँ, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ कैसी कमांड दिख रही है। इस तरीके से है ये, एको, और ये जो मैंने लिखा है ये मैं ऐड करना चाहता हूँ फाइल 2 कमांड में, ठीक है? अब मैं ये करूँगा, एंटर दबाऊँगा, और मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ।
हाँ, तो अगर मैं फाइल टू फाइल खोलता हूँ, तो ये देखो इसके अंदर ऐड होगी ये चीज़ जो मैंने ऐड करी थी एको कमांड की मदद से। हेलो वर्ल्ड, आई एम करण, आई लव ईटिंग एंड स्लीपिंग, ऑल्सो आई डू नॉट लाइक टू गो कॉलेज एंड स्टडी। राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब एलएस दबाता हूँ मैं, और एलएस से लिस्ट करता हूँ। देखो पावर फोल्डर में हम, और इसके अंदर मैंने एलएस दबाया, और एलएस दबा के सारी फाइल्स यहाँ पे लिस्ट हो गई मेरी टर्मिनल पे। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने उसको खोल के देखा फाइल टू को कि इसके अंदर क्या है, अब मैं चाहता हूँ टर्मिनल से कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कैट। कैट, और कैट कमांड के बाद मैं फाइल का नाम डाल दूंगा जिस फाइल का अंदर जो है जो मुझे देखना है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। तो फाइल टू, तो ये देखो आगे लिख के हेलो वर्ल्ड, आई एम करण, आई लव ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड ऑल्सो आई डू नॉट लाइक टू गो कॉलेज एंड स्टडी। ठीक है, तो ऐसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ फाइल के कंटेंट्स विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड। ठीक है, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ उसे। क्लियर करने के बाद मैं इसको इधर थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा, जिससे ज़्यादा स्पेस हो जाए थोड़ा। ठीक है, इतना काफ़ी। अब क्या करूँगा मैं इसके अंदर दो फोल्डर्स को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो एम के डी आई आर, आप मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल डायरेक्टरीज, DIR1 और DIR2। ठीक है, अब मैं एंटर दबाता हूँ, तो देखो ये दो फोल्डर्स क्रिएट हो गए यहाँ पे, DIR1 और DIR2। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन फोल्डर्स को बोलता हूँ, obvious सी बात है एम्प्टी होंगे, देखो एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है, क्योंकि हमने कुछ ऐड ही नहीं करा है उसमें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फ़ोल्डर के अंदर यहाँ से 2 फाइल्स मूव करूँगा। ठीक है? मूव का मतलब होता है जैसे आप कहीं से कट करके कहीं और पेस्ट करोगे, कि अगर मैं मूव कर दूँगा ना फाइल 3 और फाइल 4 या कोई भी फाइल, तो वो फाइल यहाँ पे नहीं रहेंगी फिर यहाँ से मूव होके जिस भी डायरेक्टरी में आप मूव करेंगे उसमें चली जाएँगी। ठीक है? तो कैसे करते हैं ये? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कंसोल। क्लियर करना हर बार ज़रूरी नहीं है, मैं कर रहा हूँ जिससे साफ-साफ दिखे। ठीक है? बाकी आप ऑल्ट प्लस एंटर होते जाने, कंट्रोल प्लस एंटर होता है, उससे भी आप क्लियर कर सकते हो कंसोल। ठीक है, शायद कंट्रोल प्लस एंटर होता है। ठीक है, इससे कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये चेंज डायरेक्टरी करता हूँ और दूसरी डायरेक्टरी में जाता हूँ, मैं DIR1 में जाता हूँ। ठीक है, तो मैं DIR1 में चला गया, मैं क्लियर करता हूँ और LS दबाता हूँ। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी है, जस्ट बिकॉज इसलिए। अब मैं क्या करूँगा कि मूव करूँगा फाइल 3 फाइल 4, तो मेरे को वापस से पिछली डायरेक्टरी में जाना है, पावर डायरेक्टरी में जाना है DIR1 से। ठीक है, तो मैं कमांड जो यूज़ करूँगा ना, वो करूँगा CD स्पेस बार और 2 डॉट्स। ठीक है, ये जो 2 डॉट्स है ना, ये असल में ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जिस आप करंट डायरेक्टरी में, उससे जो पीछे डायरेक्टरी है उसको रिप्रेजेंट करती है 2 डॉट्स। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ एंटर दबा रहा हूँ, तो ये देखो मैं वापस पिछली डायरेक्टरी में आ गया। ठीक है, अब मैं क्लियर करता हूँ इसे और LS दबाता हूँ। ठीक है, तो ये वापस लिस्ट हो गई मेरे को ये सब डायरेक्टरीज और फाइल्स। अब मैं क्या करूँगा कि फाइल 1 और फाइल 2 को मूव करूँगा डायरेक्टरी 1 में। ठीक है, तो मैं कमांड यूज़ करूँगा MV फाइल 1 फाइल 2, और जहाँ ये जो मैंने फाइल्स के नाम लिखे हैं ना, ये असल में आप फोल्डर को भी मूव करा सकते हो, सिप को भी मूव करा सकते हो। अभी मैं फाइल को मूव करा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों फाइल्स के नाम लिखे, और मेरे को इन दोनों फाइल्स को यहाँ जहाँ पावर डायरेक्टरी में है, यहाँ से मुझे मूव कराना है DIR1 में, तो यहाँ पे DIR1 नाम लिखूंगा। ठीक है, और एंटर। तो ये देखो यहाँ से दोनों की दोनों फाइल 1 और फाइल 2 गायब हो गई और DIR1 में आ गई होंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन लोग, स्विच करते हैं। यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करता हूँ मैं DIR1 में, और क्लियर दबाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे LS यूज़ करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे कि दो फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, फाइल 1 और फाइल 2। राइट। अब क्या करते हैं अपन लोग समझते हैं कॉपी कैसे करते हैं फाइल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर करा मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो फाइल है, ये जो दो फाइल्स थी यहाँ पे, फाइल 1 और फाइल 2, पावर डायरेक्टरी में तो फाइल 1 और फाइल 2 है नहीं, क्योंकि हमने वहाँ से मूव करा के डायरेक्टरी 1 में रख दी है। अब अपन लोग क्या करेंगे कि जो फाइल 1 और फाइल 2 है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद वापस पावर डायरेक्टरी में पेस्ट कर देंगे। लेकिन हम दोनों फाइल को नहीं करेंगे, हम एक ही फाइल को करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हम सबसे पहले कमांड यूज करेंगे CP, सॉरी कनॉट प्लेस नहीं है, CP, और CP फाइल 1, और फाइल 1 को हम कॉपी करेंगे कहाँ पे, हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। ये जो दो डॉट्स हैं, मैंने फिर से बताया कि
पिछले फ़ोल्डर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अब मैं एंटर दबाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आपकी फाइल 1 आ गई, राइट? तो ये 2 डॉट्स लास्ट डायरेक्टरी को, जो इस डायरेक्टरी में आप हैं करंट डायरेक्टरी में, उससे पीछे वाली डायरेक्टरी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? तो बाकी अगर आप पिछली डायरेक्टरी में नहीं करना चाहते, आप कहीं और करना चाहते हो, तो बस डायरेक्टरी का नाम लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल 5 को कॉपी करना चाहता हूँ dir2 में, तो मैं cp फाइल 5 और डायरेक्टरी 2, बस एंटर दबाओगे। तो अगर आप क्या है, अच्छा हाँ, मैं डायरेक्टरी 2 में हूँ ना अभी, तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ls दबाऊंगा। यहाँ पे देखो अभी पावर डायरेक्टरी में हूँ, पावर डायरेक्टरी में मैं फाइल 5 को कॉपी करूँगा dir2 में, ठीक है। तो मैं cp फाइल 5 और dir2, ठीक है। तो अगर मैं dir2 खोलता हूँ तो देखो फाइल 5 कॉपी हो गई, यहाँ से यहाँ चली गई। दूसरा क्या हुआ, जो हमने पहले करा था, पहले हमने क्या करा था कि जो फाइल 1 थी वो हमने dir1 से कॉपी करके यहाँ बाहर पावर डायरेक्टरी में पेस्ट करी थी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ cp कमांड। यहाँ पे हमने यूज़ करी थी ये वाली कमांड, ठीक है, ठीक है। तो कॉपी करना, मूव करना आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सीखेंगे कि डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो फाइल्स को डिलीट करना, एम्प्टी फोल्डर्स को डिलीट करना और नॉन एम्प्टी फोल्डर्स को डिलीट करना, तीनों में अंतर है, ठीक है। तो हम फाइल को डिलीट करते हैं, सबसे पहले rm कमांड से हम डिलीट करते हैं। rm का मतलब होता है रिमूव, और रिमूव करते हैं हम कोई भी एक इंडिविजुअल फाइल भी कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये लागू होता है फोल्डर्स पे भी, आप एक इंडिविजुअल फोल्डर भी कर सकते हो और मल्टीपल फोल्डर्स भी कर सकते हो, राइट। तो मैं एक फाइल डिलीट करता हूँ, जैसे फाइल 5 ही डिलीट कर देता हूँ मैं। तो देखो फाइल 5 डिलीट हो गई यहाँ से। अब मैं मल्टीपल फाइल्स भी कर सकता हूँ, जैसे rm में मल्टीपल फाइल, फाइल 1 और फाइल 3 और फाइल 4 तीनों कर देता हूँ मैं, फाइल 1, फाइल 3 और फाइल 4, ठीक है। तीनों फाइल एक साथ डिलीट करूँगा, देखो तीनों की तीनों फाइल्स यहाँ से डिलीट हो गई, ठीक है। तो फाइल को डिलीट करने के लिए आप rm कमांड यूज़ करेंगे। देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक चीट शीट दे दूंगा आपको, उसके अंदर सारी कमांड्स होगी, रटने की ज़रूरत नहीं, नहीं याद रखने की ज़रूरत है, बस काम करते रहो लिनक्स पे, समय के साथ याद हो जाएंगी, राइट। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर डिलीट करता हूँ, डायरेक्टरी 2 डिलीट करता हूँ, dir2, ठीक है। तो पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir, और मैं डायरेक्टरी 3 नाम से एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी 3 बन गई है, ठीक है। तो अभी मैं पावर डायरेक्टरी में हूँ और पावर डायरेक्टरी में ही है हम यहाँ पे। और डायरेक्टरी 3 को अगर मैं खोलता हूँ तो ये एकदम फ़ोल्डर एम्प्टी है। डायरेक्टरी 2 को अगर मैं खोलता हूँ तो ये फ़ोल्डर फिल्ड है, एक एक इसके अंदर टेक्स्ट फाइल है, फाइल 5। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं डिलीट करता हूँ डायरेक्टरी 3, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी डायरेक्टरी और नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी दोनों को डिलीट करने का तरीके अलग होते हैं। तो अगर डायरेक्टरी 3 को मेरे को डिलीट करना है तो मैं rmdir कमांड यूज़ करूँगा, रिमूव डायरेक्टरी, और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा dir3। तो देखो डायरेक्टरी डिलीट हो गई। अगर मैं यही सेम कमांड रिमूव डायरेक्टरी यूज़ करता हूँ dir2 पे, तो ये रिमूव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एक फाइल है फाइल 5। तो उसको डिलीट करने के लिए हम एक और कमांड यूज़ करते हैं rm, एक सेकेंड, हाँ, rm हाइफन r, और डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे जो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 2। तो ये देखो डायरेक्टरी 2 डिलीट हो गई, राइट। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। क्लियर करने के बाद ये डायरेक्टरी 1 बची है हमारे पास। डायरेक्टरी 1 के अंदर हम स्विच करते हैं, यहाँ से स्विच कर लेते हैं dir1, ठीक है। और ये ना, तो इसके अंदर 2 फाइल हैं। इसको हाँ, ls कमांड से हम लिस्ट करते हैं कि कंटेंट्स क्या हैं फाइल के। हम dir कमांड से भी लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही रिजल्ट देते हैं, राइट। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब क्लियर करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 2 फाइल्स और बना लेता हूँ। लेट्स से मैं 2 फाइल और बना लेता हूँ, लिख देता हूँ मैं इसको, इस बार थोड़ा नाम अलग दे देते हैं। फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं कंप्यूटर, एक कंप्यूटर नाम से टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, और एक बनाता हूँ मैं हेलो नाम से बना लेता हूँ, राइट। तो हमारे पास 2 फाइल्स बन के आ गई, कंप्यूटर नाम से, एक हेलो नाम से, ठीक है। अब मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अब हम सीखेंगे कि जिप फाइल कैसे बनाते हैं। जिप फाइल जो आप विनरार नाम का एक टूल आता था कंप्यूटर में, देखा होगा विंडोज़ में, तो उससे हम एक्सट्रैक्ट करते थे फाइल्स उसके अंदर, तो वो एक्सट्रैक्ट करने और उसी से हम बना भी सकते थे, है ना, जिप फाइल। तो वो हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे, टर्मिनल की मदद से।
तो हम असल में यूज़ करते हैं ज़िप कमांड, ज़िप हाइफ़न आर। आर का मतलब होता है रिकर्सिव एडिंग, मतलब आप रिकर्सिवली ऐड करो फाइल्स, जो-जो आपको ऐड करनी है ज़िप में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नाम दे दूँगा अपनी ज़िप का, मैं नाम दे देता हूँ मेन डॉट ज़िप, ठीक है? और उसमें फ़ाइल ऐड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ़ाइल 1 और कौन-सी फ़ाइल है यहाँ पे फ़ाइल 2 है ना? तो फ़ाइल 2 और हेलो फ़ाइल भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है? तो मैंने 3 फाइलें ले ली हैं, अब मैं एंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो एक ज़िप बन के आ गई मेन डॉट ज़िप, ठीक है? अब ये जो फ़ाइल है मेन डॉट ज़िप इसके अंदर ये जो तीनों फाइल्स हमने ऐड करी थी वो सब है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को मूव करेंगे यहाँ से पिछली डायरेक्टरी में जो कि पावर डायरेक्टरी है, राइट? पावर डायरेक्टरी में हम मूव करेंगे। एक्चुअली मैं वापस मूव इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं समझा सकूँ कि पिछली डायरेक्टरी में बार-बार मतलब मूव यूज़ करूँगा तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मूव और मूव करेंगे हम मेन डॉट ज़िप और हम यूज़ करेंगे अगेन जैसा कि मैंने बताया था कि डबल डॉट्स यूज़ करते हैं लास्ट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए और एंटर दबाऊंगा तो यहाँ से देखो मूव फाइल मूव हो गई, ओ सॉरी मेन डॉट ज़िप फाइल मूव हो गई। और अगर मैं पीछे जाता हूँ पावर डायरेक्टरी में तो यहाँ पे देखो आ गई है, ठीक है? तो मैं यहाँ से भी जाता हूँ पीछे क्लियर करता हूँ, एलएस दबाता हूँ तो ये देखो मेन डॉट ज़िप आ गई है, राइट? अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अनजिप कमांड यूज़ करते हो आप और मेन डॉट ज़िप यूज़ करते हो, जो भी ज़िप फाइल है उसका नाम तो ये देखो तीनों फाइल्स यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गई, राइट? तो इससे आपको पता चल गया कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल्स को और उनसे ज़िप कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? अब इसके बाद मैं और भी चीज़ आता हूँ और क्लियर करता हूँ कंसोल, यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ तो अगेन वो सब होगा और यहाँ पे हमने जो फ़ोल्डर बनाया था पावर डायरेक्टरी बनाई थी वो ये रही, ठीक है? ये रहा, ठीक है? पावर डायरेक्टरी। हम क्या करेंगे, अब हम रिमूव करेंगे पावर डायरेक्टरी को, तो अगेन इसके अंदर फ़ोल्डर और फाइल्स हैं, तो ये नॉन एम्प्टी है तो हम इसको अगेन rm -r पावर ठीक है? तो ये मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव हो गई, अब यहाँ पे पावर डायरेक्टरी नहीं है। तो अगर हम उसमें स्विच करने की कोशिश करते हैं अगर पावर डायरेक्टरी में तो देखो cd पावर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी बिकॉज हमने डिलीट मार दी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे एक और डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है? और उसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि हिडन फाइल्स क्या होती हैं, उन्हें हम कैसे लिस्ट करते हैं, हिडन फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? हिडन फाइल्स होती हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन फाइल्स हैं वहाँ पे, राइट? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइल्स नहीं दिख रही है लेकिन यहाँ पे हिडन फाइल्स है, कैसे? देखो मैं एलएस कर रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ फोल्डर्स रिप्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे हिडन फाइल्स हैं। हिडन फाइल्स कैसे दिखेंगी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ls हाइफन al। ये देखो ये कितनी सारी फाइल्स आ गई यहाँ पे, ये सब फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं अभी, लेकिन ये दिखेंगी क्योंकि ये स्पेशल फाइल्स हैं, ये हिडन रहती हैं। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं हिडन नाम से, तो हिडन नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी ये रही। अब इसके अंदर हम स्विच करेंगे cd हिडन, cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी क्लियर दबाया, अब इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि मैं ls दबाऊँ कुछ नहीं आएगा। अब क्या करेंगे हम हिडन फाइल्स बनाएंगे, पहले मैं सिंपल फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बना देता हूँ फ्रूट नाम से एक फाइल बना देता हूँ, फ्रूट्स नाम से बना देता हूँ और मैं इसके अंदर चले जाता हूँ पहले तो देखो ये फाइल आ गई इसके अंदर हिडन नाम से। अब मैं ls दबाता हूँ तो देखो फ्रूट्स नाम की एक फाइल डिस्प्ले हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं और फाइल्स बनाता हूँ इसके अंदर, टच और मैं बनाता हूँ जैसे गॉट गिट डॉट गेट एक नोर फाइल बनाता हूँ। उसके अलावा मैं बना देता हूँ एक लेट्स से हेलो नाम की एक फ़ाइल बना देता हूँ और एक और फाइल बना देता हूँ लॉग, ठीक है? एंटर दबाया, ठीक है? देखो मैंने फाइल्स क्रिएट करी, यहाँ पे दिख नहीं रही हैं फाइल्स। तो ये स्पेशल तरीके की फाइल होती है, जो फाइल डॉट से स्टार्ट होती है ना वो असल में हिडन फाइल होती है लिनक्स में, ठीक है? मैं इसको क्लियर करता हूँ और क्लियर करने के बाद मैं इनको लिस्ट सिर्फ टर्मिनल से कर सकता हूँ ls हाइफन, अभी मैं ls करूँगा ना तो देखो यही आएगी वो नहीं आएगी, तो इनको डिस्प्ले करने के लिए ls हाइफन al यूज़ करेंगे अपन लोग। ये देखो जो अभी हमने फाइल्स क्रिएट करी वो भी शो हो रही है। अब ये असल में क्या है, यूज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से यूज़र ने ये फाइल्स क्रिएट करी हैं।
उसी के साथ-साथ ये जो आप देख रहे हो DRW, ये जो भी है ये सब में परमिशंस होती हैं। जैसे काफ़ी टेक्स्ट फाइल्स होती है जिनको आप रीड कर सकते हो लेकिन राइट नहीं कर सकते हो। मतलब उसमें आप अपनी तरफ से कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। इस ये जो फाइल्स है इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, आप इसको खोल सकते हो जैसे, और आपके पास परमिशन है कि आप इसके अंदर कुछ लिखा है तो उसे पढ़ भी सकते हो और आप अपनी तरफ से कुछ XYZ ऐड भी कर सकते हो उसमें। हाँ, तो ये जो परमिशंस है इस परमिशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाता है। एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जैसे EXE फाइल है, तो EXE फाइल के पास परमिशन होती है कि वो मेमोरी में जाके रन हो सकती है। तो ये परमिशंस होती हैं अलग अलग फाइल की, और उन परमिशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो अभी मैं क्लियर करता हूँ उसे। क्लियर करने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि, एक सेकेंड मैं इसको पीछे चले जाता हूँ पहले। अभी मैं आपको बताता हूँ कि IP एड्रेस कैसे देखते हैं अपनी ये जो होती हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा और चीज़ें अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा अभी मैं, ठीक है? थोड़ा सर्दी का मौसम चल रहा है तो इस चक्कर में खांसी आ रही है। तो अभी हम कहाँ पे थे? हाँ, LS कर रहा था मैं। LS करने के बाद मैं यहाँ पे फ़ोल्डर डिलीट मार दूँ, नॉन एम्प्टी फ़ोल्डर है तो इसलिए RM-R, और जो हमने सॉरी, यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया था हिडन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया और हम वापस अपनी डायरेक्टरी में स्विच हो गए। क्लियर करा मैंने। क्लियर करने के बाद ये जो अभी हम टर्मिनल को पूरा खोल लेते हैं। अब टर्मिनल को खोलने के बाद जैसे आपका सिस्टम का IP एड्रेस होता है, अब IP एड्रेस कैसे देखोगे? तो इसमें आप देख सकते हो IF config की मदद से। तो ये आपका IF config कमांड आपने यूज़ करी है, इससे आपका IP एड्रेस पता चल जाएगा। आपका IP एड्रेस ये रहा, ठीक है? और ये जो चीज़ है नेट मास्क है, नेट मास्क असल में सबनेट्स क्रिएट करने का काम आता है। सबनेट्स क्या होता है, अगर बताऊँ, देखो ऊपर ऊपर से बताता हूँ। एक कंपनी है, उसको अपना इंटरनेट मतलब उसका कंपनी का खुद का नेटवर्क, जैसे आप कॉलेजेस में देखते हो कि सर्वर्स होते हैं, काफ़ी वेब फायरवॉल भी होती है, तो वो सब नेटवर्क में इंस्टॉल्ड होते हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो वो जब वो कनेक्ट होते हैं ना, तो उनका एक पेरेंट कंप्यूटर होता है जिसे जो सब नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, सब देखता है। तो वो सब मॉनिटर कैसे करता है कि उसके पास जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है नेटवर्क में, फायरवॉल है और भी चीज़ें हैं, वो सब उस पर्टिकुलर सिंगल मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। और जो वो कंप्यूटर होता है वो सबको एक IP एड्रेस असाइन करता है जिसे हम कहते हैं सबनेट। और वो जो IP एड्रेस होता है, वो IP एड्रेस आप क्रिएट करते हो मेन कंप्यूटर के IP एड्रेस की मदद से। मेन कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो 32 बिट का एड्रेस होता है, और उसमें आप क्या करते हो, अ, कुछ चेंज करते हो एंड में। एंड में जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे IP एड्रेस है 192.168.146। अब इसके आगे आप 128 हटा के आप लिख रहे हो यहाँ पे 28 से लेकर 24 से लेकर मैं लिख रहा हूँ मे बी 97 तक। 128 को हटा के जैसे 192.168.146.31 .32.33.34, तो ये आपके पास बहुत सारे IP एड्रेसेस आ जाएंगे। तो इन सबको आप असाइन करोगे राउटर्स को और जितने भी आप प्रोटोकॉल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, और इससे क्या होता है कि आप सबनेट्स क्रिएट कर रहे हो और उन सबको आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है? ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, इसे अभी आप ज़्यादा मतलब उनको समझ, ठीक है, ऊपर ऊपर से, ठीक है, ठीक है। IF config हम कहाँ पे थे, कहाँ पहुँच गए? ये जो IF config है, IF config से आप क्या कर सकते हो कि लिस्ट कर सकते हो इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होते हैं? इंटरफेसेस असल में एक इंटरफेस मतलब ये समझ लो एक दीवार जैसी होती है। उधर से ट्रैफिक आता है, उधर से ट्रैफिक जाता है, ठीक है? अब मतलब ट्रैफिक आता है और ट्रैफिक जाता है, ठीक है? जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका इंटरनेट आप पे रिक्वेस्ट भेजता है, किसी भी एक वेब पेज को रिक्वेस्ट भेजता है कि है ना, ये इमेज दिखाओ मेरे को, ये वीडियो दिखाओ। तो ये जो रिक्वेस्ट जा रही है और जब वो आपको वीडियो भेज रहा है तो ये रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये असल में एक इंटरफेस के थ्रू होता है ये सब चीज़ें। उस इंटरफेस को कहते हैं हम NIC, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है? तो उस कार्ड को ये यहाँ पे ETH 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है?
उसी के साथ साथ क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर आप वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करते हो, जैसे कि मैंने करा हुआ है, मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। और वो जो आपका लिनक्स होता है वो आपके मेन सिस्टम से भी कनेक्ट होता है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से भी थ्रू ब्रिज नेट कनेक्ट होता है, जिससे वो रिसोर्सेज को एक्सेस करता है कि आपने कोई एक्सटर्नल यूएसबी यूज़ करी है। तो ये जितने भी इंटरनल कनेक्शंस होते हैं, इन सब कनेक्शंस को ये लूप बैक इंटरफेस मैनेज करता है, एलओ इंटरफेस। ठीक है। ऐसे आपके पास काफ़ी इंटरफेस हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही लिस्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो इंटरफेसेस मतलब समझ में आ गया ना, दीवार होती है, ज़्यादा से ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, वो मॉनिटर करता है हर ट्रैफिक को। राइट। ठीक है। तो ये आपका आईपी एड्रेस है, यहाँ से आई नेट से आप आपका आईपी एड्रेस देख सकते हो। अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये जो यहाँ पे आई नेट दिखा रहा है ना, ये असल में आपका लोकल होस्ट होता है, 127.0.0.1। ये असल में लोकल होस्ट का एड्रेस होता है, मतलब आपके कंप्यूटर का। मैं भी बताता हूँ लोकल होस्ट क्या होता है, अभी बताऊँगा। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा हम सीखेंगे कि सीखते हैं कि सिस्टम सीटीएल कमांड क्या होता है। ठीक है। तो ये जो सिस्टम सीटीएल कमांड होता है, जैसे ये है सिस्टम सीटीएल कमांड है। तो ये जो सिस्टम सीटीएल कमांड है, ये असल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी सर्विसेज होती है ना, उनको मैनेज करता है। आप इसकी मदद से सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हो, सर्विसेज को क्लोज कर सकते हो, सर्विसेज का स्टेटस देख सकते हो। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लूटूथ यूज़ करना चाहता हूँ अपने यहाँ पे, तो अभी ब्लूटूथ की सर्विस ऑन नहीं है यहाँ पे। अब मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, तो कैसे मेरे को यूज़ करनी पड़ेगी, उसको ऑन करना पड़ेगा ब्लूटूथ सर्विस। तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम सी टी एल स्टार्ट ब्लूटूथ डॉट सर्विसेज सर्विस। ठीक है। अब मैं एंटर दबाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे से पासवर्ड पूछेगा। राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ब्लूटूथ डॉट सर्विस। तो ये देखो यहाँ पे अब ब्लूटूथ डॉट सर्विस स्टार्ट हो गई है। मैं इसका स्टेटस देख सकता हूँ। हाँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो, टर्न ऑन ब्लूटूथ, यहाँ से देखो ऑन हो गया। और मैं यहाँ से डिवाइसेस मतलब सर्च कर सकता हूँ। यस। तो यहाँ पे आ ही जाएगा। अभी कुछ है नहीं ब्लूटूथ का, लेकिन आ जाएगा यहाँ पे। अभी मेरा कुछ है नहीं यहाँ पे आसपास, लेकिन यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब मैं स्टेटस देख सकता हूँ कैसे, सिस्टम सी टी एल स्टेटस ब्लूटूथ डॉट सर्विसेज। तो ये देखो यहाँ पे आ गया अ, ये एक्टिव रनिंग। ठीक है, अभी रन हो रहा है। अब मैं इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ। डिसेबल कैसे करेंगे, सिस्टम सी टी एल, और बस यहाँ पे मैं स्टेटस की जगह स्टॉप कर दूंगा। और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यस, अभी मेरे से फिर से पासवर्ड पूछेगा कि स्टॉप करने के लिए आप पासवर्ड दो। ठीक है। अगर मैं रूट यूज़र होता ना, जो स्पेशल यूज़र होता है, तो ये परमिशन नहीं देनी पड़ती ना, मेरे को पासवर्ड नहीं बताना पड़ता हर बार। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं स्टेटस देखूँगा। स्टेटस देखूँगा क्या है। तो यहाँ पे देखो डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली। राइट। तो अभी हमने स्टॉप कर दी, इसलिए डीएक्टिवेट हो गई है सक्सेसफुली। अब मैं क्लियर करता हूँ। अब हम देखते हैं, एक और सर्विस देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया था जब आई एफ कन्फिग मैंने यूज़ करा था, कि लोकल होस्ट क्या होता है। ठीक है। तो लोकल होस्ट बताता हूँ क्या होता है। तो आपका जो कंप्यूटर है ना, यही लोकल होस्ट होता है। ठीक है। जैसे क्लाउड है, क्लाउड पे आप कुछ होस्ट करते हो, तो वो ठीक है, हाँ क्लाउड पे हम होस्ट कर रहे हैं फाइल। होस्ट का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज़ को पाले, उसी को होस्ट कहते हैं ना। तो जैसे हम कोई वेबसाइट होस्ट करते हैं क्लाउड पे, तो मतलब क्लाउड पे वो स्टोर है वेबसाइट। ऐसे ही हम वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और ये काम कौन करते हैं, सर्वर करते हैं। ठीक है। एक बहुत फेमस सर्वर है, बहुत पुराना भी है, पीएचपी बेस्ड सर्वर होता है, अपाची। ठीक है। अपाची को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी देखते हैं अपने लिनक्स पे। ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सिस्टम सी टी एल स्टार्ट अपाची 2 डॉट सर्विस। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, अगेन मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। तो अगर मैं स्टेटस देखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो स्टेटस, तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव रनिंग। ठीक है। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि यार ये एक्टिव रन हो रहा है। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, फायरफॉक्स में अपना ई एस आर ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये देखो ओपन हो गया यहाँ पे ब्राउज़र। अभी ब्राउज़र ओपन होने के बाद
मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखता हूँ, तो ये देखो ये वेबसाइट आ गई है मेरे पास, ठीक है, अपाची टू डेबियन डिफ़ॉल्ट पेज। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट खुद की भी होस्ट कर सकता हूँ ईजिली। फ़ोल्डर में जाओगे आप अपाची 2 में, वहाँ पे होती है एक फ़ाइल, उसके अंदर आप अपना एचटीएमएल फ़ाइल डाल सकते हो और फिर वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि खामा का बहुत लंबा हो जाएगा ट्यूटोरियल, और बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया था 127.0.0.1, वही होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ 127.0.0.1, तो देखो सेम ही आया, ठीक है। तो लोकल होस्ट का ही आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो अगेन मैं आई एफ कन्फिग पे आता हूँ और आपको और अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है लोकल होस्ट, ठीक है। तो मैं अभी एंड कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, सर्विस अभी भी चल रही है, वो एंड नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे आई एफ कन्फिग डालता हूँ, और आई एफ कन्फिग डाला मैंने, तो यहाँ पे ये जो एलो है, ये इसका जो आई पी एड्रेस था 127.0.0, लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस था, और लोकल होस्ट पे वो जो वेब पेज है, जो ये है वेब पेज, ये असल में होस्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम इस सर्विस को बंद भी कर सकते हैं। मैं बंद करके दिखाता हूँ सर्विस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉप। तो मैं एक्चुअली क्या है, ये जो मैं कमांड्स ला रहा हूँ ना, ये कैसे ला रहा हूँ, जो मैंने लास्ट कमांड यूज़ करी है वो मैं अप एरो की से ला सकता हूँ, और जो मैंने इसके बाद जो कमांड यूज़ करी उसको डाउन एरो की से ला सकता हूँ, अप और डाउन एरो की, ठीक है। अब मैं स्टॉप कर एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करने की परमिशन दे दी है मैंने कि भाई स्टॉप कर दो अपाची सर्वर को। तो अभी स्टॉप हो गया। अब मैं अगर इसका स्टेटस देखूंगा, तो ये देखो क्या लिख के आ रहा है कि डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ अपने फायरफॉक्स ईएसआर पे और मैं फिर से इसको करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अनेबल टू कनेक्ट, क्योंकि लोकल होस्ट को मैंने यहाँ पे अपाची सर्वर को मैंने क्या कर दिया है कि डिसेबल कर दिया। जब मैंने उसे डिसेबल कर दिया तो फिर यहाँ पे लोकल होस्ट पे वो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ, जैसे अभी बताऊँगा मैं क्यों लिख रहा हूँ गूगल। अब मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे गूगल आगे खुल गया मेरे सामने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई एफ कॉन्फ़िग पे जाता हूँ। तो ये जो हमारा इंटरफेस था ETH 0, हम इसको डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डाउन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे आई एफ कन्फिग, एक सेकेंड, आई एफ कन्फिग, हाँ, आई एफ कन्फिग और इंटरफेस का नाम जिसे आपको डाउन करना है, मैंने ETH 0 लिखा है, मुझे वो डाउन करना है और मैं एंटर दबाऊंगा। अभी ये मेरे को बोला ऑपरेशन नॉट परमिटेड, बिकॉज ये जो परमिशन है ये सिर्फ रूट यूज़र के पास होती है। तो मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा सूडो। सूडो लिखने के बाद मैं इसे एंटर दबाऊंगा तो ये हो जाएगा। सूडो में इसलिए ऐड कर रहा हूँ जिससे मेरे पास परमिशन आ जाए इसको डाउन करने की। ये असल में जो परमिशंस होती हैं ये रूट यूज़र के पास होती है। रूट यूज़र को सूडो नहीं लगाना पड़ेगा, उससे ना ये बोलेगा कि आपके पास परमिशन नहीं है ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की। अ, मैं बताऊंगा सूडो यूज़र और ये जो मैंने मेरा यूज़र है यहाँ पे मिस्टर केशियर, इन दोनों में फ़र्क परमिशंस का ही है। सूडो यूज़र के पास ज़्यादा परमिशन होती है, ज़्यादा क्या सारी परमिशन उसी के पास होती है, और ऐसे जो मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ इनके पास नहीं होती है परमिशन। इनको अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसके लिए एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए तो इन्हें सूडो यूज़ करना पड़ता है शुरुआत में, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो मैंने बता रहा था ETH 0 इंटरफेस, उससे मैंने एकदम डाउन कर दिया है। तो अब क्या होगा कि कोई भी रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाएगी, ना ही बाहर से अंदर आएगी। तो अगर मैं अब गूगल को रीलोड करता हूँ तो देखना यहाँ पे मेरे पास आ गया सर्वर नॉट फाउंड लिख के आ गया। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे सर्वर नॉट फाउंड, क्योंकि जो इंटरफेस है वो मैंने NIC जो मैं कह रहा था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो मैंने डाउन कर दिया है। अब क्या कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा, ना ही कोई जाएगा। तो जैसे अगर मैं फिर से अप करना हो तो बस कुछ नहीं है, मेरे को सूडो और यहाँ पे लिख देना है अप। अब ये वापस अप हो गया है। अब ये देखो ये अप हो गया है, ये जो कार्ड था हमारा ETH 0 इंटरफेस था, ये अब अप हो गया। तो अब हम इजीली ट्रैफिक को बाहर भेज सकते हैं, सॉरी। हाँ, अब देखो मैं इसे रीलोड करता हूँ और इसे भी रीलोड करता हूँ, तो देखो यूट्यूब आ गया और यहाँ पे गूगल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम वर्क करते हैं इंटरफेसेस के साथ अपने लिनक्स में।
ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेटस्टेट कमांड क्या होती है, ठीक है? नेटस्टेट जो मैं ये कमांड है नेटस्टेट, नेटस्टेट का मतलब ही ये है कि नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स, जो नेटवर्क है आपके कंप्यूटर का, जहाँ से इंटरैक्ट कर रहा है, जो भी आपके कंप्यूटर के पोर्ट्स हैं, जहाँ से ट्रैफ़िक आ रहा है, जा रहा है, इन सब के स्टैटिस्टिक्स आपको पता चलते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटस्टेट कमांड। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, उनको लिस्ट करेगा और उनकी कंडीशन बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड है बहुत से अगर आप ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे तो ये इतने सारे पोर्ट्स हैं हमारे और यहाँ पे ये दिखाएगा कि प्रोटोकॉल कौन कौन सी यूज़ हैं, टीसीपी पोर्ट्स हैं, यूडीपी पोर्ट्स हैं। टीसीपी पोर्ट अलग होते हैं, यूडीपी अलग होते हैं। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पोर्ट्स, यूडीपी का मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो टीसीपी और यूडीपी दोनों का काम तो सेम होता है कि पैकेट्स को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, लेकिन दोनों में वर्किंग थोड़ी अलग होती है। टीसीपी में क्या होता है कि जहाँ से ओरिजिनेट होता है पैकेट और जो उसकी डेस्टिनेशन होती है, उन दोनों का रिकॉर्ड होता है उसके स्ट्रक्चर में। लेकिन यूडीपी में सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन का रिकॉर्ड होता है, ओरिजिन जहाँ से ओरिजिन हुआ है वहाँ का रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि यूडीपी ऑल्दो फास्ट होता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करनी कि वो कहाँ से जनरेट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है गलती से कनेक्शन कट गया या फिर बैंडविड्थ डाउन हो गई तो क्या होता है कि पैकेट पाथ लॉस्ट कर सकता है। पैकेट आपके पास जैसे डाउनलोडिंग नहीं होती, डाउनलोड कर रहे हो बीच में रुक गई डाउनलोडिंग, तो क्रैश हो जाती है। तो वो इसी वजह से होता है कि जो पैकेट्स आ रहे हैं आपके पास मूवी के या जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो वो पैकेट्स लॉस्ट हो गए, राइट। लेकिन टीसीपी क्या करता है कि जहाँ से आ रहे हैं वो भी ध्यान रखता है और उसके उसको ये भी पता होता है कि सीक्वेंस क्या है पैकेट्स का। तो इससे अगर आपकी डाउनलोडिंग अगर बीच में क्रैश भी हो जाती है और आपको रिज्यूम करते हो वहाँ से रिज्यूम होती है, तो क्योंकि उसके पास जहाँ से आ रहा है वो भी एड्रेस है और जहाँ जा रहा है वहाँ भी एड्रेस, दोनों स्टोर रहते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल में, ठीक है। ऑल्दो टीसीपी थोड़ी स्लो होती है, यूडीपी ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन रिलायबल टीसीपी ज़्यादा होती है, इसलिए कंपनीज टीसीपी आजकल काफ़ी यूज़ करती हैं। और टीसीपी पुरानी भी है। तो अगर हम नीचे जाएँ, तो वैसे नेटवर्किंग का था नहीं सेशन लेकिन मैं दे रहा हूँ, रख लो। और ये एक्चुअली टाइप है कि किस क्या स्टेटस है, स्टेट है, कनेक्टेड है, ये यूनिक्स ये सब एक्चुअली क्या है हमारे सिस्टम के अंदर जो ट्रैफिक है उसको दर्शा रहे हैं ये लोग। अ, ये सब कनेक्टेड है और टीसीपी और वो सब एक्सटर्नल जो कनेक्शंस होते हैं उनको बताते हैं। अ, तो नेटस्टेट कमांड में अगेन एक और बार यूज़ करता हूँ और ये असल में क्या करता है, ये जो हाइफ़न यूएई यूज़र है मतलब मिस्टर केसीआर किन-किन पोर्ट से कनेक्टेड है, मिस्टर केसीआर का क्या नेटवर्क स्टेटस है पर्टिकुलर यूज़र का, तो आप वो विद द हेल्प ऑफ हाइफ़न यू और यूज़र का नाम लिख सकते हो, उससे पता कर सकते हो। उसी के अलावा आप टीसीपी पोर्ट को लिस्ट कर सकते हो और ए दबा के आप जो पोर्ट्स हैं अपने कंप्यूटर के अंदर ऑल पोर्ट्स उनको लिस्ट कर सकते हो। अब ये देखो सारे के सारे ऑल पोर्ट्स आ गए हमारे पास जितने भी थे, ए से आए हैं ये, जो मैंने ए कमांड यूज़ करी उससे सारे ऑल पोर्ट्स आ गए। और अगर मेरे को सिर्फ टीसीपी पोर्ट्स को प्रिंट कराना है तो मैं उसके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ जैसे नेट स्टैट हाइफन ए टी ऑल टीसीपी पोर्ट्स, तो ये सारे टीसीपी पोर्ट आ गए। अब मैं यूडीपी पोर्ट्स आता हूँ, तो ये मेरे पास यूडीपी पोर्ट एक ही है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप कनेक्शंस को देख सकते हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स जो भी आपकी नेटवर्किंग स्टैटिस्टिक्स है वो आप मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटस्टेट, ठीक है। और एक चीज़ और होती है जो होती है लोकेट। तो लोकेट की मदद से आप कोई भी फाइल, किसी भी फाइल को पूरे लिनक्स सिस्टम में लोकेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी और पावरफुल कमांड है, ठीक है। तो मेरे को अगर अपाची कॉन्फ़िग फाइल को मेरे को लोकेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, अपाची 2.conf। मेरे को एक कोई फाइल का नाम पता है अपाची 2, तो मुझे ये नहीं पता कहाँ है सिस्टम में, तो मैं लोकेट और उसके बाद ये देख सकता हूँ अपाची 2.conf। मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो मेरे पास एड्रेस आ गया। ये बोल रहा है कि ईटीसी नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर अपाची 2 है और उसके अंदर अपाची 2 डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये काहे को आया? तो देखो यार अपाची डॉट conf है ना, तो इसके बाद जो ये फाइल्स और लगा हुआ है, लेकिन ये टर्म तो आ रहा है ना अपाची 2.conf, इसलिए इन फाइल्स को भी ढूँढ देता है। तो अगर अब मैं इस लोकेशन पे जाऊँगा तो ये फाइल मेरे को मिलेगी, मैं जाके दिखा देता हूँ। जैसे ये फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर में मैं गया यहाँ पे, आपका अदर लोकेशन पे गया मैं, कंप्यूटर पे गया मैं,
इसमें जाने के बाद मैं ईटीसी में गया। ईटीसी में जाने के बाद मैं अपाची 2 में जाऊँगा। अपाची 2 ये रहा। अपाची 2 में कहाँ पे रखा था, एक और अपाची 2 नाम का फ़ोल्डर होगा। अ, हाँ सॉरी, ईटीसी अपाची, हाँ ईटीसी अपाची 2 और अपाची 2 कॉन्फ़िग ये रही। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हो फाइल्स को। ठीक है? तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो ये जो फाइल्स हैं आपकी उन्हें। और इसी के साथ-साथ ये एक्चुअली थोड़ा वेबकैम में इशू आ रहा था, इस चक्कर में शायद थोड़ा फ्रीज़ हो गया होगा, लेकिन ऑल्दो सही है ये। तो अभी हम कहाँ पे थे? अभी हम ईटीसी ये यूज़ कर रहे थे कमांड लोकेट। लोकेट से हम किसी भी एक पर्टिकुलर फ़ाइल को लोकेट कर सकते हैं। तो ये है, अभी इसमें ये बहुत पावरफुल है, मैं अभी बताऊँगा ये क्या-क्या कर सकते हो आप, इससे बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपाचे 2 डॉट कॉन्फ़िग आपने ढूँढी और हमारे पास एड्रेस आ गया और हमने यहाँ पे देखी तो हमें मिल भी गई अपाचे फ़ोल्डर के अंदर अपाचे 2 डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है? तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ये लोकेट, और अभी मैं बताता हूँ ये कितनी पावरफुल है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं क्या करूँगा कि लोकेट करता हूँ, और लोकेट करने के बाद मैं लिखूँगा स्टार और लिखूँगा कन। अब क्या है कि स्टार का मतलब क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, CONF जिन जिन फाइलों में आ रहा होगा सब लोकेट कर देगा। स्टार का मतलब ये इससे पीछे कुछ भी आए उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे इसके पीछे लिखा हो अपाची 2, अपाची 2 डॉट लिखा हो, या फिर इसके पीछे लॉग डॉट लिखा हो, या फिर चाहे एक्सेस डॉट या कुछ भी लिखा हो, इट डज़न्ट मैटर। हमने स्टार लगा दिया है, अगर जिस जिस फाइल में CONF आ रहा है वो सब लोकेट करके देखो। मैं एंटर दबाता हूँ, ये देखो इतनी सारी फाइल्स आ गई। इन सब फाइलों में CONF है, देखो सब फाइल लोकेट करके दिए हैं, है ना? तो बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कंसोल को। तो इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हो फाइल्स को। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकेट इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि मतलब आप जब नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे या फिर आप कुछ भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन कमांड्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, राइट? तो अब आगे हम देखते हैं ns lookup कमांड। ns lookup क्या होता है, राइट? ns lookup ns lookup मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है ns lookup का मतलब क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ns lookup का मतलब ये होता है नेम सर्वर लुकअप। ठीक है? अभी नेम सर्वर क्या होता है? नेम सर्वर डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। ये असल में क्या होता है कि जो डोमेन नेम्स होते हैं ना आपके, जैसे facebook.com है, google.com है, अब कंप्यूटर इनको तो समझ ही नहीं रहा कि इनका मतलब क्या है भाई। हम तो नंबर्स में बातें करते हैं, कोडिंग में भी सिर्फ नंबर्स नंबर्स देखते हैं। तो हम तो नंबर्स, कंप्यूटर नंबर समझता है, कंप्यूटर को मतलब नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली क्या लिखा है। अगर आप एस का ही कैरेक्टर भी देखोगे, ए का तो वो 65 होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो इस तरीके से क्या है, कंप्यूटर को तो बस नंबर्स से मतलब है। तो ऐसे facebook.com वो नहीं जानता, वो जानता है facebook.com का आईपी एड्रेस बताओ। तो असल में क्या होता है कि जो हमारी आईएसपी प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो एक डेटाबेस सेटअप करते हैं। उस डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक फील्ड होती है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर डोमेन नेम का आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे ही है ना हम facebook.com लिखते हैं तो जो हमारे आईएसपी होते हैं ना वो असल में उन डेटा सर्वर के पास जाते हैं, वो सॉरी डोमेन डीएनएस सर्वर के पास जाते हैं। डीएनएस सर्वर से बोलते हैं कि यार facebook.com का आईपी एड्रेस दो हमें। तो facebook.com का आईपी एड्रेस आता है उनके पास, और फिर वो आईपी एड्रेस से फर्दर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वेब पेज लोड हो, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ns lookup के आगे facebook.com लिखूँगा तो ये मेरे को facebook.com का आईपी एड्रेस दे देगा, ये रहा। ये असल में डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि facebook.com का आईपी एड्रेस दो। तो आईपी एड्रेस ऐसे आ गया मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ वेब ब्राउज़र पे और मैं फेसबुक लिखता हूँ यहाँ पे, तो फेसबुक जैसे ही लिखूँगा ना तो ये फेसबुक खुल जाएगा। खुल गया फेसबुक। हालाँकि बहुत टाइम बाद खोला है, मैं यूज़ नहीं करता फेसबुक। और अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डालता हूँ तो भी आपका फेसबुक खुल गया। तो आप एनएस लुकअप की मदद से पर्टिकुलर वेबसाइट का आईपी एड्रेस रिट्रीव कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली अभी हम इस पे काफ़ी काम कर लिया, अब हम फाइल्स पे काम करते हैं। फाइल्स क्या होती हैं? फाइल्स पे एक्चुअली काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं या फिर आप बहुत सारी चीज़ होती है लाइक डिजिटल फॉरेंसिक्स होता है, उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है। फाइल्स को टेस्ट करना, लॉग फाइल कैसे यूज़ करी जाती है, ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं। तो आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ।
लॉग फाइल क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। पहले मैं यहाँ पे ये खोल लेता हूँ, होम पे चले जाता हूँ, एक डायरेक्टरी है TUT, ये है। ये फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको खुद यूज़ करना है कि कैसे कर सकते हैं, तो आप ये फाइल्स डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, और मैं उसी के साथ साथ आपको एक चीट शीट भी दूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स को वैसे आपको बेसिक तो आता ही है कि हम कैसे चेंज डायरेक्टरी करते हैं, तो हम यहाँ पे ls करेंगे और यहाँ पे जो TUT फोल्डर है इसके अंदर जाते हैं। हाँ, cd और TUT। अब मैं यहाँ पे dir दबाता हूँ, तो हमारे पास दो फाइल्स हैं यहाँ पे, access.log.save और log। ठीक है। तो मैं आपको पहले लॉग फाइल दिखाता हूँ। तो अगेन मैंने बताई कैट की मदद से हम फाइल के अंदर जो लिखा होता है उसे हम प्रिंट करा सकते हैं टर्मिनल पे। तो ये सब आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है। तो ये लॉग फाइल होती है, ऐसी लॉग फाइल होती है, और लॉग फाइल बहुत बड़ी होती है। पहले मैं आपको समझाना लॉग फाइल होती क्या है। लॉग फाइल ये होती है, कोई वेबसाइट होती है ना, तो वेबसाइट के अंदर काफ़ी लोग होते हैं, दुनिया भर का यूज़र होता है, वो है ना रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट को कि ये पेज लोड करके दो मेरे को। तो वो जो रिक्वेस्ट करते हैं ना, उसे हम गेट रिक्वेस्ट कहते हैं कि हाँ भाई ये पेज लोड कर। हमने facebook.com डाला, तो facebook.com को हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी कि फेसबुक का वेब पेज लोड करके दो ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र ने वो फेसबुक का पेज लोड करके दिया। लेकिन ये जितनी भी रिक्वेस्ट है ये हमारे आईपी एड्रेस से ओरिजिनेट हुई। तो हमारा आईपी एड्रेस हमारी जो रिक्वेस्ट थी और कितने बजे करी थी, ये सब चीज़ें असल में जो वेबसाइट का ओनर होता है ना, वो एक डेटाबेस में स्टोर रखता है। ये डेटाबेस कहें कि ये एक टेक्स्ट फाइल का है, उसमें स्टोर रखता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, दुनिया भर के हर यूज़र की। और वो इतनी बड़ी हो जाती है, सोचो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जाती हैं फेसबुक को। अब जब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जाती हैं तो यार काफ़ी, इवन टीबी की फाइल होगी वो। तो इतनी बड़ी बड़ी लॉग फाइल्स होती है, और उन सबको मैनेज करना, किसी ने शायद अगर हैक करा हो, किसी ने हैकिंग अटेम्प्ट्स करे हों फेसबुक में, और फेसबुक हैक हो गया हो, तो पता क्या चलेगा किसने करा है। तो उसके लिए हम लिनक्स में कई कमांड्स यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए। उस लॉग फाइल में फ़िल्टर करते हैं और देखते हैं कि भाई ये बंदा है कौन, और उसके लिए काफ़ी पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। हम उस सब डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हल्का फुल्का समझ लेंगे कि होता क्या है। राइट। तो ये एक लॉग फाइल है। अभी अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग कमांड यूज़ करेंगे दो, कट यूज़ करेंगे कमांड, और एक ऑक कमांड यूज़ करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, इनको अच्छे से सीख लेना। सबसे पहले हम कट यूज़ करते हैं। तो कट हाइफन, हाइफन, एक सेकेंड, हाइफन डी। डी का मतलब होता है डिलिमिनेटर। डिलिमिनेटर मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है, अभी रुक जाओ। तो ये अपने आप लिखने वाला था मैं, ये एक्चुअली मैं पहले यूज़ कर रखी है इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने डिलिमिनेटर के आगे स्पेस दे दिया है एक। ठीक है। और इसके आगे मैं लिखूंगा हाइफन एफ। एफ का मतलब होता है फील्ड, कौन सी फील्ड चाहिए। मेरे को चाहिए सिर्फ पहली फील्ड। ठीक है। और पहली फील्ड के बाद मैं फाइल का नाम पास करूंगा, कौन सी फाइल चाहिए मेरे को। तो मेरे को फाइल चाहिए जो लॉग फाइल है वो। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये असल में जो आप देख रहे हो ना, ये लंबा सा ये बार, ये असल में होता है कि आपने एक कमांड यूज़ कर ली, उसी के साथ आप कौन सी और कमांड यूज़ करना चाहते हो। एक कमांड के साथ दूसरी कमांड यूज़ करना, फिर उसको तीसरी कमांड यूज़ करना, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। राइट। फिलहाल मैं ये यूज़ नहीं कर रहा, फिलहाल मैं सिर्फ यही यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं बता देता हूँ डी का मतलब क्या होता है पहले। तो ये है जैसे, ठीक है। अब मैं लॉग फाइल भी प्रिंट कर दे रहा हूँ, लॉग एक सेकेंड, कैट लॉग। तो ये देखो, ये कैट लॉग कमांड से ये आई है फाइल। तो ये देखो, ये जो स्पेसेस है ना, ये देखो, ये पहली फील्ड हो गई, ये दूसरी फील्ड हो गई, ये तीसरी फील्ड हो गई, ये चौथी फील्ड हो गई, ये पांचवी फील्ड हो गई। ठीक है। अब ये फील्ड्स पता कैसे चल रही है, क्योंकि मैंने एक डिलिमिनेटर दिया है ऊपर। डिलिमिनेटर क्या दिया है, स्पेस। ये स्पेस जहाँ जहाँ आए वहाँ आप फील्ड्स को डिवाइड करो। जैसा पहला स्पेस यहाँ पे आया तो ये पहली फील्ड हो गई, ये दूसरा स्पेस आया तो ये दूसरी फील्ड हो गई, ये तीसरा स्पेस आया, ये तीसरी फील्ड हो गई, चौथा स्पेस आई वाली चौथी फील्ड हो गई। तो इस हिसाब से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फाइल का डिवाइड हुआ आपका। अब क्या करेंगे, हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम अगेन जो हमने कट कमांड यूज कट फाइल यूज़ करी थी, इसी के साथ साथ अब हम दूसरे कॉलम की एफ के आगे हम दूसरा फील्ड डालेंगे कि दूसरा करो। ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट मतलब वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूज सॉर्ट हाइफन
तो सॉर्ट के बाद हम यूज़ करेंगे यूनिक, यूनिक सी। तो ये आ गया। अब यूनिक सी कमांड यूज़ क्यों करते हैं? देखो यार, ऐसा है कि एक यूज़र 2-2 बार 3-3 बार रिक्वेस्ट भेज सकता है सेम आईपी एड्रेस से, तो उसकी डुप्लीकेट्स बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कितने डुप्लीकेट बने। जैसे ये है, इसके 2 डुप्लीकेट हैं, यहाँ पे 2 हमने काउंट करा, यहाँ पे इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। और सॉर्ट का मतलब क्या, हमने सॉर्ट कर लिया। दैट्स इट। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं, हाइफन आर यूज़ करके। और ये देखो रिवर्स ऑर्डर में हो गया। ठीक है, जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया। ठीक है, और क्लियर करा हमने। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम बहुत बड़ी लॉग फाइल देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा भी कर दूँ, काफ़ी बड़ी लॉग फाइल है मेरे पास। तो मैं ls दबा रहा हूँ और मेरे पास access डॉट लॉग्स डॉट सेव, ये काफ़ी बड़ी फाइल है। इससे पहले मैं एक बार awk कमांड और यूज़ कर देता हूँ रॉक इस पे। ठीक है, तो हाइफन एफ, और यहाँ पे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं, मैं यूज़ करने वाला हूँ लॉग फाइल। एक सेकेंड, लॉग डॉट टी एक्स टी है। मैंने कहाँ गलती करी है? लॉग ऑक, हाँ एक सेकंड बता रहा हूँ, रुको। देखो ऐसा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक डालेंगे। ऑक के बाद हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसमें रखेंगे प्रिंट डॉलर साइन वन लॉग। ठीक है, तो ये है, एफ नहीं आएगा उसमें। तो ये जो कमांड है ऑक, ये जो ये वन है, ये असल में अगेन कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा कॉलम आप प्रिंट करना चाहते हो? मैं पहला कॉलम प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दूसरा भी करा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ दूसरा। तो ये देखो दूसरा कॉलम प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे ये देखो काफ़ी डुप्लीकेट्स हैं। अब इनको मेरे को अगर है ना डुप्लीकेट्स में नहीं रखना है, तो मैं अगेन वही सॉर्ट करूँगा पहले। सॉर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे यूनिक हाइफन सी करूँगा, और यहाँ पे ये देखो ऐसे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैंने दो बता दिए, कट से भी कर सकते हो, ऑक से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम थोड़ा बड़ी फाइल देखेंगे, लॉग वाली। और मेरे पास है वो ये वाली फाइल, मैं नाम भूल के सर्विस भूलता जाता हूँ, एक्सेस डॉट लॉग डॉट सेव। ठीक है, तो एक्सेस डॉट लॉग डॉट सेव है। इस फाइल को, इस फाइल के साथ कैसे वर्क करते हैं? इस फाइल के साथ सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग पहले देख लेंगे ये फाइल है क्या। ठीक है, सीधी बताऊँ तो इसको देखते हैं, एक्सेस डॉट लॉग डॉट सेव। ये भाई ये है, ये है। तो ये बहुत बड़ी फाइल है, ऐसा है कि मानो बहुत बड़ी फाइल है। मेरे को शायद लग रहा है दिख भी नहीं रहा होगा आप सबको, लेकिन देखने की कोशिश करो। तो ये काफ़ी बड़ी फाइल है। देखो, तो ये जो पहला कॉलम है, देखो इसमें सब आईपी एड्रेसेस है, उन लोगों के आईपी एड्रेस हैं जिन्होंने वेबसाइट को एक्सेस करा है। ये डेट और टाइम है, कितने बजे एक्सेस करा गई है ये साइट। और ये रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट की क्या क्या, कौन कौन सी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी फाइल को मांगने की रिक्वेस्ट करी गई है। ठीक है, और ये सब होता है, ये सब पूरी लॉग फाइल होती है। ठीक है, आप इसके साथ वर्क कैसे करते हैं ये देखते हैं अपन लोग, है ना। तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ ये। ठीक है, काफ़ी बड़ी फाइल है। अब मैं, मेरी वेबसाइट हैक हो गई है, मेरे पास लॉग फाइल है। अब मैं उधर से कैसे पता करूँगा कि कौन बंदा है, कि किसी ना किसी ने तो घपलेबाजी करी है पक्का। तो उसके लिए हम ये थोड़ा क्या ना, ऐसे आप देख नहीं सकते, तो इसलिए हम ये टूल्स यूज़ करते हैं, ऑक और कट, जिससे हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वेबसाइट में, है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे कट कमांड। चलो ऑक यूज़ करते हैं पहले। ऑक, जो ऑक में होगा ना वही होगा, कट में मैं अलग से क्या ही बताऊँ। चलो देखते हैं बताते हैं कि नहीं बताते। अभी पहले ऑक पे फोकस करते हैं, ऑक। और मैं यूज़ करूँगा प्रिंट। सबसे पहले मैं ब्रेसेस यूज़ करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट डॉलर साइन। पहला कॉलम मेरे को प्रिंट कराना है। और आगे जो फाइल है वो है सर्विस। अरे फाइल कौन सी थी, मैं फाइल का नाम भूल गया। हाँ, एक्सेस डॉट लॉग डॉट सेव।
ऑक, और इसके अंदर मैं डालता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डालता हूँ डॉलर, पहला कॉलम करूँगा मैं, और फाइल का नाम है एक्सेस डॉट लॉग डॉट सेव, और मैं सॉर्ट करूँगा क्योंकि जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में सारे आईपी एड्रेसेस हैं, तो मैं आईपी एड्रेस को प्रिंट करना चाहता हूँ, उनको सॉर्ट करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि यूनिक करो यूनिक सी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ। तो ये देखो, ये आईपी एड्रेसेस मेरे पास प्रिंट हो गए सारे। वो इतनी बड़ी फाइल थी ना, उसके अंदर के आईपी एड्रेस हैं, ये सब आईपी एड्रेस वो हैं जो लोग असल में मेरी वेबसाइट पे मतलब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये आदमी भैया, ये आईपी एड्रेस कुछ घपलेबाज लग रहा है, इसने 168 बार मेरी आईपी एड्रेस मेरी वेबसाइट को उसने खोला है। 168 बार क्या करा है इसने खोल के? लोग 6 बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 100 168 बार इसने रिक्वेस्ट भेजी वेबसाइट को। तो पक्का इसने है ना कुछ टेस्टिंग करी है मेरी वेबसाइट से, तो ये हो सकता है। एक कमांड और होती है जिसमें मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जो कि होती है git clone कमांड। वो भी आप यूज़ कर सकते हो गिटहब से रिपॉजिटरी को क्लोन करने के लिए। तो एक बार वो और कमांड बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक्चुअली काफ़ी चीज़ें होती है तो मैं बीच में भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर गिटहब ओपन करता हूँ, यस, स्टार्ट न्यू सेशन, और यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ गिटहब पे कोई भी एक का डाल देता हूँ, मे बी मैं अपनी डाल देता हूँ, और क्या, github.com फॉरवर्ड स्लैश करण QSHRESTH। ठीक है, अपनी डाल देता हूँ, और ये मेरी रिपॉजिटरी है। आप जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, खुल जाए तो अच्छी बात है। ये मेरी रिपॉजिटरी है, आप चेक कर सकते हो इसे। और इस पे अगर मैं अपनी रिपॉजिटरीज में जाता हूँ, तो मैं अगर जैसे यही है मेरी एक रिपॉजिटरी है, मैंने एक ले ली है, सबसे छोटी रिपॉजिटरी यही है, तो मैं इसको कंट्रोल C कॉपी करता हूँ इस URL को, या यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फ़ोल्डर्स हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक कमांड यूज़ करूँगा git clone, और git clone कमांड यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, वो पेस्ट कर दूँगा जो मैंने कॉपी करा था, और फिर उसके बाद मैं एंटर दबा दूँगा। तो ये क्या कर रहा है कि गिट से रिपॉजिटरी फैच कर रहा है, जो भी थे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मतलब फाइल्स थी, और उनको मेरे सिस्टम में कॉपी कर रहा है डाउनलोड करके। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड हो रहा है, 42% हो गया है, स्पीड इतनी कम आ रही है। एक्चुअली क्या है, टर्मिनल पे थोड़ी स्पीड सप्रेस हो जाती है, हालांकि आप इसको बढ़ा सकते हो, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखो करण कुलश्रेष्ठ नाम से जो रिपॉजिटरी थी वो आ गई है। अगर मैं जाऊँ CD करण KULSHRESTHA KRAN, अच्छा, KRAN KULSHRESTHA, तो ये मैं आ गया इसके अंदर, और मैं अगर LS दबाऊँ तो देखो ये दो फाइल्स थी जो मेरी गिटहब पे वो आ गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं git clone कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस यही बताना था मेरे को। तो हम सीखेंगे कि हम विम एडिटर को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विम एक एडिटर है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और काफ़ी फेमस एडिटर है। विम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लिनक्स में, इवन विम विम की काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और इसको एडिट करा जाता है, काफ़ी थीम्स बनाई जाती हैं इसकी। इवन बहुत ज़्यादा अच्छा एडिटर है। तो हम सबसे पहले एक C++ की फाइल बनाएंगे, उसे कंपाइल करेंगे, उसे रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ विम एडिटर। तो विम को यूज़ करने के लिए आप वी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप विम यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो आप track.cpp। मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम रख दिया मैंने track.cpp। अब क्या करूँगा, मैं इसके अंदर प्रोग्राम लिखूंगा C++ का, और उसको लिखने के लिए मैं आई दबाऊंगा, आई मतलब इंसर्ट करूँगा। आपको आई दबाना पड़ता है वरना आप लिख नहीं पाओगे इसके अंदर। फिर मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड बिट्स फॉरवर्ड स्लैश std C++.h
using namespace डॉट एस टी नेम स्पेस स्टैंडर्ड एंड इंट मेन, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा अंदर, ऐसे में एक फॉर लूप बना देता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सी आउट कर दूंगा, सी आउट आई, ये रहा, ये एक लूप बनाया मैंने बस, जस्ट सिंपल सा। और मैं बस यहाँ पे एस्केप दबाऊंगा, जिससे मेरे को इंसर्ट मोड से हटा के हटा दिया जाए, और फिर इसके बाद में शिफ्ट कोलन, शिफ्ट प्लस कोलन, और फिर उसके बाद डब्लू क्यू, डब्लू का मतलब होता है राइट करना, कि जो मैंने लिखा है उसे राइट कर दिया जाए प्रैक डॉट सीपीपी में, और राइट करने के बाद क्यू से मुझे क्विट कर दिया जाए वेब एडिटर से। एंटर दबाया तो मेरे को राइट करने के बाद प्रिंट कर दिया। मैं अगर कैट दबा के प्रैक डॉट सीपीपी के अंदर के कंटेंट को देखता हूँ, तो ये देखो प्रोग्राम आ गया मेरे पास, ये मैंने लिख दिया उसके अंदर। अब मैं क्लियर करता हूँ और जी प्लस प्लस से कंपाइल करूँगा प्रैक डॉट सीपीपी को, तो ये देखो कंपाइल हो गया, हो जाना चाहिए, हाँ हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक फाइल बनी है हमारे पास यहाँ पे a डॉट आउट, जो कि एक कंपाइलेशन फाइल है, कंपाइल हो गई है ये फाइल, और इसे एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अभी हम रन कर सकते हैं। और एक ये है हमारे पास प्रैक डॉट सीपीपी, जो हमने फाइल विम से बनाई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं असल में इसे रन करूँगा, तो रन कैसे कर सकता हूँ, डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए डॉट आउट, तो ये देखो हमारी फाइल रन हो गई। ठीक है, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो कमांड्स, राइट। और ठीक है, तो इस तरीके से हम सी प्लस प्लस की फाइल लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब एडिटर, और आप उसको रन करा सकते हो, राइट। अब हम क्या बचा है अब, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेस स्टेटस के बारे में, पीएस कमांड क्या होती है। ठीक है, लिनक्स में तो जो पीएस कमांड होती है उससे हमें सीपीयू के प्रोसेसेस के बारे में पता चलता है, जो अभी करंट प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में पता चलता है। तो पीएस कमांड अगर मैं दबाता हूँ, पीएस ये होती है असल में जस्ट क्या कहें कि पीएस कमांड प्रोसेस स्टेटस हमें पता चलता है हाइफन ए का मतलब होता है ऑल। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो ये देखो ये सारे प्रोसेसेस आ गए, ये देखो यहाँ पे एक आया है। ये जितने भी प्रोसेसेस मेरे अभी करेंटली रन कर रहे हैं लिनक्स सिस्टम पे, सब आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पीएस से हम प्रोसेस के स्टेटस देख सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस रन कर रहे हैं करेंटली। ये आप जो नंबर देख रहे हो इन्हें हम कहते हैं पीआईडी नंबर्स, पीआईडी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनका यूज़ कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ग्रैब कमांड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सब कर दिया, अब इसमें से मुझे ढूंढना है कि यार फायरफॉक्स भी ओपन है, जैसे फायरफॉक्स ओपन है, फायरफॉक्स ESR। अब बहुत बड़ी फाइल होती है, बहुत ज़्यादा लाइन्स होती है, अभी तो हमें दिख गया बाय चांस, लेकिन अगर नहीं दिखेगा तो फिर कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम ग्रैप कमांड यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर करने के लिए। तो ग्रैप कमांड से कैसे फ़िल्टर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फायरफॉक्स मेरा खुला पड़ा है, यहाँ पे फायरफॉक्स ESR। अब मेरे को ग्रैप करना है फायरफॉक्स ESR, तो मैं कैसे करूँगा, मतलब मेरे को पता करना है, इसका प्रोसेस देखना है क्या है। तो मैं PS-A, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रैप, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फायरफॉक्स। तो ये मेरे को देखो फायरफॉक्स में रेड में आ गया, क्योंकि इसने देखा, और इसकी जो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है PID वो ये है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है इस आईडी की मदद से। तो जैसे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस विंडो को, और ये है फायरफॉक्स ESR, ये देखो खुला पड़ा है फायरफॉक्स ESR। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मेरे पास प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये रहा 16,000। अब मैं इसकी मदद से प्रोसेस को किल कर सकता हूँ, प्रोसेस को रोक सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, सूडो किल प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखूंगा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और मैं एंटर दबा रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे से पासवर्ड पूछ रही है। देखो फायरफॉक्स बंद हो गया, क्यों, क्योंकि जो इसका प्रोसेस था रनिंग का वो मैंने किल कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रोसेस देख सकते हो, और आपको लगे कोई इनअप्रोप्रिएट प्रोसेस है अभी, ये में भी कोई मालवेयर है या फिर कुछ है, तो आप उसको मतलब किल कर सकते हो। मालवेयर नहीं मतलब, समझ रहे हो ना, कि कोई प्रोसेस है, मालवेयर मैंने गलत कह दिया, लेकिन हाँ
कोई भी प्रोसेसर आप उसको स्टॉप कर सकते हो और इवन मॉनिटर कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोसेसर्स आपके में हो रहे हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है पीएस की क्या प्रॉब्लम है कि पीएस आपको लास्ट जो प्रोसेस हो रहे हैं ना रियल टाइम में नहीं बताता है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। बस ये आपको जो जब तक आपने कमांड लिखी नहीं है उससे पहले तक जितने प्रोसेस हो रहे हैं उसको लिस्ट कर देता है। अगर आपको रियल टाइम में देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वो आप कैसे देख सकते हो, वो आप देख सकते हो टॉप कमांड से। तो टॉप से ये आ जाता है आपके पास पीआईडी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है यूज़र की कौन कौन सी यूज़र के प्रोसेसेस हो रहे हैं, मिस्टर केसीआर के कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ रूट यूज़र के प्रोसेस हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि ऐड यूज़र कैसे करते हैं, नए यूज़र ऐड कैसे करते हैं, रूट यूज़र में कैसे स्विच करते हैं, ये सब चीज़ें अभी मैं भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि सीपीयू कंजम्पशन कितना हो रहा है, मेमोरी कंजम्पशन कितना हो रहा है और ये कितने बजे स्टार्ट हुए थे और ये सब बता रहे हैं कौन कौन से प्रोसेसर के कमांड्स हैं ये। ठीक है, तो आप रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हो इन सब चीज़ों को, राइट। और इससे अगर आपको बाहर जाना है तो आप क्यू दबाइए, क्यू से क्विट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये तो टॉप कमांड हो गई। अब टॉप कमांड के अलावा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और कमांड यूज़ कर सकते हैं ps-aux। ठीक है, ये भी सारे प्रोसेसेस को प्रिंट करता है जो आपके करंट प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। अब जैसे इसको करता हूँ तो ये देखो ये सारे के सारे प्रोसेसेस आ गए आपके। अब ये क्या करता है, ये बीएसडी फॉर्मेट में आपको देता है। बीएसडी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि मतलब ये लिनक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इसमें आपको डिस्प्ले करा जाता है डेटा। तो ये है, ये आपका यूज़र बताया गया है, पीआईडी नंबर, सीपीयू कंजप्शन, मेमोरी कंजम्पशन और ये सब। अब आप इसमें पर्टिकुलर प्रोसेस को इसमें से देख भी सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें नहीं बताई हैं जो मेरे को अभी आपको बतानी है। मेरे को आपको डब्लू कैट कमांड के बारे में बताना है, एप्ट कैट इंस्टॉल के बारे में बताना है और रिपोजिटरी के बारे में बताना है, रोलिंग रिपोजिटरी। तो थोड़ी लंबी जा रही है वीडियो लेकिन इट्स ओके। आपको एट दी एंड मतलब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस इतना बता रहा हूँ। तो अभी ये हो गया, इससे हमें पता चल गया कि कैसे हम प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं। अगेन जो मैंने आपको बताया पी-एस और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रैब करके जैसे अभी अपाची सर्विस पता नहीं है चालू कि नहीं चालू है, मैं देख लेता हूँ। सिस्टम ctl स्टेटस अपाची eps अपाची 2.service। तो अभी ये असल में हाँ डीएक्टिवेट है। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इसे आरटी और फिर मैं एंड में जाके मैं इसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे पासवर्ड मांगेगा, अगेन मैं रूट यूज़र नेम इसलिए मांगेगा और ये सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो अगर अब मैं ps-aux देखूंगा और इसमें मैं ग्रैब करूँगा अपाची, तो मेरे पास आ जाएगा कि देखो अपाची स्टार्ट हो चुका है। अपाची का ये सब है, मिस्टर केसीआर ही एक यूज़र है जिन्होंने ये सर्विस स्टार्ट करी है। इस सर्विस का आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, मेमोरी कंजम्पशन, सीपीयू कंजम्पशन और ये आ गई, ये सर्विस स्टार्ट करी गई है। ठीक है, तो ऐसा है। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप करके मैं स्टॉप हो गया। अगेन मेरे से पासवर्ड मांग रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है, पासवर्ड गलत है। रुको। ठीक है, तो ये अगेन मेरे से मांग रहा था लेकिन ठीक है, हो गया। अब हम इसके बाद समझेंगे कि एप्ट गेट इंस्टॉल कौन सी कमांड होती है और डब्लू गेट कमांड के बारे में। तो वो हम समझने वाले हैं कि डब्लू गेट कमांड क्या होती है और इसे यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो हम एक्सटर्नल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेट पे जो फाइल्स होती हैं, वेब फाइल्स होती हैं, उन्हें हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डब्लू गेट कमांड। ठीक है, डब्लू गेट कमांड क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है कंटेंट को कि डाउनलोड होने के लिए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अभी यहाँ पे एक अपाची सर्वर में बाहर से कोई फाइल डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली लोकल होस्ट की फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे हम रिट्रीव करते हैं फाइल को। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगेन सिस्टम सीटीएल की मदद से मैं अपाची 2 सर्विसेज को स्टार्ट कर देता हूँ एंड सिस्टम सीटीएल की मदद से मैं अपाची सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्ट और स्टार्ट कर दिया मैंने, पासवर्ड डालूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया और अब क्या कर रहा हूँ, मैं वेब पे जाता हूँ। वेब पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाता हूँ
लोकल होस्ट क्या है, मतलब ये भी एक वेबसाइट है जो होस्ट हो रही है लोकल सर्वर पे। ठीक है, बाहर जैसे वेबसाइट है पिंटरेस्ट है, ये अपने सर्वर पे होस्ट हो रही है, ये यहाँ पे होस्ट हो रही है। तो वही है। जैसे अगर मेरे को मिल जाए इसका यूआरएल तो मैं आपको इस पे भी दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, जैसे ये है, ये मेरे को मिल गया है ये, और यहाँ पे ये SRC है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ऐसे, तो ये देखो ये फाइल आ गई। ठीक है, अब ये इंटरनेट पे प्रिंटरेस्ट की फाइल है, प्रिंटरेस्ट पे होस्ट हो रही है। तो मैं इस पर अगर कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C करने के बाद मैं यहाँ पे मतलब मैंने कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी इसमें हूँ, TUT डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, तो CLS क्लियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे wget कमांड और wget के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ लिंक उस इमेज का। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एंटर दबाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली इस इमेज को डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, wget, और मैंने इमेज की एड्रेस दे दिया था ऑनलाइन, जो Pinterest की इमेज थी, और इसने डाउनलोड कर दिया, 100% डाउनलोड हो चुकी है फाइल। राइट, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना DIR देखूंगा और यहाँ पे देखो एक ये फाइल डाउनलोड होगी, JPEG फाइल। ठीक है, तो अगर मैं फोल्डर में जाता हूँ और फोल्डर में जाके देखता हूँ, ये रहा फोल्डर। अगर मैं इसमें जाके देखता हूँ कि इसके अंदर जाओ और ये देखो ये फाइल यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसको देख सकते हो ये। ठीक है, तो wget कमांड से आप ये कर सकते हो। राइट, अब आप पूछोगे कि यार ये बताओ कि पाइथन, जैसे पाइथन मेरे को प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं कैसे करूँ, वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप वो यूज़ कर सकते हो sudo apt-get इंस्टॉल से, apt-get इंस्टॉल install python 3। ठीक है, और पाइथन 3 इंस्टॉल करनी है मेरे को, मैं दबाऊंगा, ये देखो पाइथन 3 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में, लेकिन आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो sudo apt-get। तो ये क्या करता है कि काली लिनक्स की रोलिंग नाम से रिपॉजिटरी होती है। तो रोलिंग रिपॉजिटरी के पास जाता है, जैसे गिटहब पे रिपॉजिटरी होती है ना, वैसी रिपॉजिटरी का पूरा डेटाबेस होता है काली के पास। तो काली क्या करता है, जैसे आप देखते हो ना sudo apt-get इंस्टॉल पाइथन 3, तो ये रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को, और डेटाबेस बताता है कि कहाँ पे फाइल्स स्टोर है। और ये सिस्टम को भी चेक करता है, जैसे इसने अभी चेक करा पाइथन 3 मेरे में पहले से इंस्टॉल है, लेकिन अगर नहीं होती तो ये उस डेटाबेस के पास जाता, उससे बोलता कि भाई पाइथन 3 दो, तो पाइथन 3 की रिपॉजिटरी बताता। अ, और फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट करता फाइल्स की, सेटअप की, पाइथन की जो बाइनरी फाइल्स होती हैं, और फिर उनको डाउनलोड करता आपके लोकल लिनक्स मशीन पे। ठीक है, तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो sudo apt-get इंस्टॉल पाइथन 3। और जैसे मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, अब याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन मैं कुछ इंस्टॉल कर सकता हूँ मे बी। विम तो शायद मेरा पहले से ही हो रहा है इंस्टॉल, नहीं हो रहा तो मैं एक बार चलो यही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब कनेक्ट हो गया काली रिपॉजिटरी से। ये FTP सर्वर, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर विद, देखो काली रोलिंग लिख के आ रहा है ना, ये रिपॉजिटरी है जहाँ से ये इसको डाउनलोड कर रहा है। तो ये अब ये डाउनलोड करेगा, FTP सर्वर की मदद से होती है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें फाइल ट्रांसफ़र होती है। और ये अब 26-27%, मतलब मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, ये होता रहेगा, मैं अभी से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो कोई भी पैकेज, कोई भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब आपको बचा है कि यूज़र्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, और रूट यूज़र क्या होता है। तो देखो, रूट यूज़र जो मैंने बताया कि रूट यूज़र के पास सारी परमिशंस होती हैं, वो हर काम करवा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन जो यूज़र्स हम क्रिएट करते हैं, जो ये होता है मिस्टर KCR707 या फिर XYZ, या फिर कोई भी नाम रख दिया अपने यूज़र का, तो वो उन यूज़र के पास लिमिटेड परमिशंस होती है, वो हर चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते, हर परमिशंस उनके पास नहीं होती कि वो जो चाहे वो कर लें, नहीं। तो हम कैसे रूट यूज़र में सूडो सू सूडो तो होती है कमांड, और सू का मतलब होता है स्विच यूज़र। तो SU मतलब हो गया, सूडो सू का मतलब है कि मेरे को स्विच कर दो रूट यूज़र में।
तो रूट ये है, तो रूट यूज़र देखो आप, अगर मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि रूट और यहाँ पे बीच में डेंजर का साइन बन के आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा परमिशंस होती है, जो चाहे वो करवा सकता है लिनक्स से। तो लिनक्स की जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उसके सिस्टम में, वो भी आप चेंज कर सकते हो इससे। अगर आपने वो चेंज करी तो मे बी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एनॉमलस बिहेवियर शो कर सकता है, ठीक है? उसे आप ही को प्रॉब्लम होगी कि मे बी कोई आप फाइल कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, पाइथन इंस्टॉल करना चाह रहे हो, पाइथन इंस्टॉल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने है ना जो रिपॉज़िटरी का एड्रेस था वो आपने चेंज कर दिया, जो कि आप रूट यूज़र होगे तभी चेंज कर सकते हो, और अदर यूज़र हो तो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। अब यूज़र क्रिएट करने की परमिशन नहीं होती है और यूज़र के पास, वो रूट यूज़र के पास ही होती है, ठीक है? ताकि सूडो लगा के आप कर सकते हो क्रिएट, लेकिन हाँ, रूट यूज़र से ही कर सकते हो वैसे क्रिएट नॉर्मली। तो आप कैसे करोगे रूट यूज़र से? तो आप यहाँ पे पहले सूडो और सूडो वो सॉरी सूडो यूज़र ऐड नया क्रिएट करने के लिए आप ऐड यूज़र कमांड यूज़ करते हो, और मैं एक न्यू नाम से, ऐड यूज़र कमांड होती है जिससे आप नए यूज़र को क्रिएट करेंगे। और न्यू मतलब आप न्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, ये मैंने यूज़र का नाम लिख दिया न्यू, बस, ठीक है? एंटर दबाऊंगा। अच्छा, ये न्यू यूज़र पहले से ही है तो मैं यहाँ पे न्यू वन बना देता हूँ, एक और न्यू वन नाम से एक यूज़र बना देता हूँ, ठीक है? अब मैं एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका पासवर्ड बता दो, तो मैं इसका पासवर्ड लग दूँ 1234, ठीक है? फिर से रीटाइप करो 1234। अब क्या है कि पासवर्ड लिनक्स में दिखता नहीं है, हिडन पासवर्ड टाइप होता है यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे पूछा नाम बताओ, हमें नाम नहीं बताना, हमें कुछ नहीं बताना, ठीक है? हाँ, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, वाई, और यहाँ पे आपका यूज़र बन गया। अब मुझे कैसे पता मेरे को बन गया? तो देखो, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा स्विच यूज़र। तो ये देखो आ गए न्यू यूज़र जो हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, न्यू वन यूज़र जो ऑलरेडी है। लेकिन हमें इनमें से किसी में नहीं जाना, हम अपने मिस्टर केसीआर में चाहिए। लेकिन आप स्विच कर सकते हो और ऐसी पासवर्ड आप जैसे क्लिक करोगे किसी भी यूज़र पे, पासवर्ड पूछेगा जो हमने लिखा 1234, बस दबा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इसका तो नहीं, 123, ठीक है? तो हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद हम वापस आ गए, आपने खोल लिया, ठीक है? मिस्टर केसीआर वापस आ गए हैं, ठीक है? अगर मैं दूसरा टैब दबाता हूँ ना तो आपका मिस्टर केसीआर ही आएगा। एक्चुअली क्या है कि हमने यहाँ पे अभी स्विच हुए हैं बस, एक विंडो में स्विच हुए हैं बस, यूज़र में लॉगिन नहीं करा एज अ रूट। रूट का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो टूर होता है, TOOR, ठीक है? तो आप इजीली उसमें लॉगिन कर सकते हो, रूट और टूर, ठीक है? रूट इज़ यूज़र नेम, पासवर्ड टूर, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम, हमें यहाँ डिलीट करना है यूज़र, हमें नहीं पसंद है, रूट के पास तो सब परमिशन है, वो तो डिलीट भी कर सकता है, तो मेरे को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे सॉरी यूज़र डेल हाइफन एफ, और मैं न्यू यूज़र को डिलीट करूँगा जो मैंने पहले बनाया था। न्यू यूज़र इज़ करेंटली यूज बाय प्रोसेस दिस। तो भाई न्यू यूज़र असल में ये प्रोसेस क्रिएट हो गया है, तो मैं इस प्रोसेस को डिलीट करूँगा, सॉरी किल, और किल कर दो 13451, तो 51, ठीक है? तो किल हो गया ये प्रोसेस। तो अब क्या, मैं इसमें जा रहा हूँ और जाने के बाद मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। एक्चुअली क्या है, मैंने, तो आपने जो अभी यूज़र देखा न्यू वन, हम उसको डिलीट भी मार सकते हैं, और डिलीट कैसे मार सकते हैं, जैसे हमने ऐड यूज़र करा है ना, यहाँ पे देखो ऐड यूज़र करा ना, वैसे ही हम एक कमांड यूज़ करते हैं यूज़र डेल, मतलब यूज़र को डिलीट करो, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू वन। अब हम एंटर दबाएंगे, अब वो यूज़र डिलीट हो गया, पता है? अब नहीं है वो यूज़र। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ही हट गया है स्विच यूज़र का, क्योंकि और कोई यूज़र ही नहीं है तो स्विच कहाँ करोगे, ठीक है? तो इससे अब वापस अगर मेरे को अपने मिस्टर केसीआर यूज़र में वापस जाना है तो मैं क्या करूँगा, सूडो सू, और फिर इसके बाद मेरे अपने जिस यूज़र में मेरे को स्विच होना है वो लिख दूँगा मिस्टर केसीआर 707, ठीक है? तो मैं वापस मिस्टर केसीआर 707 में स्विच हो गया। तो ये असल में यूज़र मैनेजमेंट होता है कि कैसे आप यूज़र्स को मैनेज कर सकते हो इन खाली लिनक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? एंड मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक है सब कुछ कवर करा दिया है इसमें, और लिनक्स में इससे ज़्यादा नहीं आने की ज़रूरत है, अब काफ़ी आता है, ठीक है? अब मे बी देखो सब चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता और कोई कोर्स नहीं बता सकता इस दुनिया में, ठीक है? वो आपको क्या है, इंटरनेट पे थोड़ा थोड़ा तो रिसर्च करोगे, आप आगे वर्क करोगे लिनक्स पे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स खुद भी फेस करोगे आप। तो जैसे जैसे उसको सर्च करोगे आप देखोगे उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, और तब आपको नई नई चीज़ों के बारे में और पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब आप कोई भी और वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा कर क्या रहा है यहाँ पे।
ठीक है? तो बस यार आज के लिए सिर्फ़ इतना ही और आगे अगली बार मैं डेफ़िनेटली कुछ अच्छा ही लेके आऊँगा और ट्राई करूँगा कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो बने। ठीक है? हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।